आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सत्यजीत रे की कहानी दो जादूगर। यह कहानी हमें किसी भी शिक्षक की विरासत को दिखाती है। हमें यह भी समझ में आता है कि किसी उपलब्धि को पाने के लिए अपने कौशल या किसी स्किल को पॉलिश करने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, न कि शॉर्टकट ढूंढने चाहिए। शॉर्टकट से शायद सफलता मिल भी जाए, लेकिन वह कितनी देर टिकेगी यह कहना मुश्किल है। प्रयास का मार्ग कठिन है, लेकिन सफलता का मार्ग भी वही है। आप सुनने जा रहे हैं सत्यजीत रे की कहानी दो जादूगर, कथा कहानी काव्य पर, मेरे यानी मनीषा के साथ। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सुरपति ने पेटियों की गिनती कर अपने असिस्टेंट अनिल की तरफ मुड़कर कहा, ठीक है, सबको ब्रेक वैन में भेज दो। अब सिर्फ 25 मिनट बाकी हैं। अनिल ने कहा, आपकी गाड़ी भी ठीक है सर, कूपे है, 2 बर्थ आपके नाम से रिजर्व करा लिया है, किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। उसके बाद मुस्कुरा कर कहा, गार्ड साहब भी आपके भक्त हैं, आपका शो न्यू एम्पायर में देख चुके हैं। ओह सर, इधर आइए। गार्ड वीरेन बख्शी ने खुलकर हंसते हुए अपना दाहिना हाथ सुरपति की ओर बढ़ा दिया। आइए सर, जिस हाथ की सफाई देखकर मैंने इतनी खुशियां हासिल की हैं, उस हाथ से एक बार हाथ मिलाकर अपने आप को कृतार्थ कर लूं। सुरपति मंडल की 11 पेटियों में से किसी एक की ओर देखते ही उसका परिचय मिल जाता है। हर पेटी की बगल और ढक्कन पर साफ साफ बड़े हरफों में अंग्रेजी में लिखा है, मंडल्स मिरेकल्स। इससे ज्यादा परिचय की जरूरत नहीं है, क्योंकि ठीक 2 महीने पहले कलकत्ते के न्यू एम्पायर थिएटर में मंडल की जादूगरी का प्रमाण पाकर दर्शकों ने बार बार तालियां पीट पीट कर वह वाही दी थी। अखबारों ने भी काफी प्रशंसा की थी। 1 सप्ताह का कार्यक्रम भीड़ के कारण 4 सप्ताहों तक चला था, फिर भी जैसे लोगों का मन नहीं भरा था। थिएटर के मालिक के अनुरोध से ही मंडल को वादा करना पड़ा है कि बड़े दिन की छुट्टियों में वह फिर से तमाशा दिखाएगा। कोई असुविधा हो तो बताइएगा सर। गार्ड साहब ने सुरपति को उसके डिब्बे में बैठा दिया। सुरपति ने इधर उधर देखकर इत्मीनान की सांस ली। बढ़िया डिब्बा है। अच्छा सर, फिर बहुत बहुत धन्यवाद। गार्ड के जाने के बाद सुरपति ने अपने बेंच के कोने में खिड़की के पास उठकर बैठते हुए जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला। शायद यह उसके विजय अभियान की शुरुआत है। दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, काशी, लखनऊ, इस सफर में इन्हीं कुछ स्थानों में जाना है। इसके बाद कितने ही प्रदेश बाकी हैं, कितने ही नगर, कितने ही उपनगर। और क्या सिर्फ हिंदुस्तान ही, उसके बाहर भी एक दुनिया है, विराट विस्तृत जगत। बंगाली होने से क्या महत्वाकांक्षी नहीं होगा? सुरपति दिखा देगा। अब तक जिस अमेरिका के जादूगर हुडिनी के बारे में पढ़कर उसे रोमांच का अनुभव होता था, उसी अमेरिका में उसकी ख्याति फैल जाएगी। बंगालियों की दौड़ कहां तक हो सकती है, इसे वह दुनिया के लोगों के सामने प्रमाणित कर देगा। कुछ वर्ष गुजर जाएं, अभी तो कुल मिलाकर शुरू ही किया है। हाँफते हुए आकर अनिल ने कहा, सब ठीक ठाक है सर, एवरीथिंग। तालों को चेक कर लिया है? हाँ सर। गुड। मैं 2 बोगी के बाद ही हूँ। लाइन क्लियर हो गई है? अभी अभी हो चली। मैं चलता हूँ। वर्धमान में आप चाय पीजिएगा क्या? मिले तो बुरा नहीं, मैं ले आऊंगा। अनिल चला गया। सुरपति ने सिगरेट जलाकर खिड़की के बाहर अपनी आंखें फैला दी। कुली, मुसाफिर खोमचे वाले प्लेटफॉर्म के दोनों ओर शोरगुल कर रहे हैं। उस ओर ताकते ताकते सुरपति अनमने पन में डूब गया। उसकी दृष्टि में धुंधलापन सिमट आया। स्टेशन का कोलाहल थम गया। उसका मन बहुत दूर, बहुत पीछे की ओर चला गया। अभी उसकी उम्र 33 साल है। उन दिनों वह 7 या 8 साल का था। दिनाजपुर जिले का एक छोटा सा गांव, 5 पुकुर। शरद ऋतु की शांत दोपहर। एक बूढ़ी औरत टाट की झोली लिए मूर्ति मोदी की मकान के ठीक सामने बरगद के पेड़ के तले बैठी है। बच्चे बूढ़ों की भीड़ उसे घेर कर खड़ी है। बुढ़िया की उम्र क्या है? 60 भी हो सकती है और 90 भी हो सकती है।
सिकुड़े गालों पर असंख्य झुर्रियां हैं। हंसती है तो झुर्रियों की संख्या दुगनी हो जाती है। ओपले मुंह से धारा प्रवाह बोले जा रही है। भानुमति का खेल। बुढ़िया ने भानुमति का तमाशा दिखाया था। वही पहली और अंतिम बार देखा था, लेकिन जो कुछ देखा था सुरपति को वह भूला नहीं और ना भूलेगा ही। उसकी दादी की भी उम्र 65 वर्ष है। सुई में धागा पिरोते वक्त सारा शरीर थर थर कांपता है, लेकिन उस बुढ़िया के सिकुड़े हाथों में कितना जादू है। आंखों के सामने से एक हाथ 2 हाथ की दूरी पर रखी चीजों को फूंक मारकर गायब कर देती है और फिर बात की बात में फूंक मारकर बाहर निकाल देती है। रुपया, मार्बल, लट्टू, सुपारी, कबूतर। यह जादू देखकर सुरपति की आंखों में बहुत दिनों तक नींद नहीं आई थी। उसके बाद जब नींद आई तो 1 महीने तक वह बीच बीच में नींद में चिल्ला उठता था, मैजिक मैजिक। उसके बाद जब भी गांव में मेला लगता, सुरपति जादू की उम्मीद में वहां की दौड़ लगाता था, लेकिन उस तरह आश्चर्य में डालने वाली चीज फिर कभी भी उसकी आंखों के सामने नहीं आई। जब सुरपति 16 वर्ष का हुआ, वह कलकत्ते में अपने चाचा के विप्रदास स्ट्रीट के मकान में आकर रहने लगा। आने का उद्देश्य था इंटरमीडिएट की पढ़ाई करना। कॉलेज की पुस्तकों के साथ साथ वह जादू की पुस्तकें भी पढ़ता था। कलकत्ता आने पर 2-4 महीने के अंदर ही सुरपति ने जादू की तमाम पुस्तकें खरीद ली और कुछ दिनों के अंदर ही पुस्तकों के तमाम जादू सीख लिए। उसे ताश के बहुत से पैकेट खरीदने पड़े थे। घंटों तक आईने के सामने खड़ा होकर उसे जादूगरी का अभ्यास करना पड़ा था। कॉलेज में जब सरस्वती की पूजा होती या दोस्त मित्रों की जब सालगिरह मनाई जाती, सुरपति अपनी जादूगरी का प्रदर्शन करता था। जब वह इंटरमीडिएट के 2य वर्ष में था, उसे अपने मित्र गौतम की बहन की शादी के अवसर पर निमंत्रण मिला। सुरपति के जादूगरी सीखने के इतिहास में यह एक अविस्मरणीय दिवस है, क्योंकि इसी शादी के अवसर पर उसे त्रिपुरा बाबू से मिलने का मौका मिला था। स्विनहो स्ट्रीट की आलीशान इमारत के पीछे के मैदान में शामियाना खड़ा किया गया है। शामियाने के कोने में त्रिपुरा चरण मल्लिक मेहमानों से घिरे एक दरी पर बैठे हैं। एकाएक अगर उन पर दृष्टि जाए तो वे बिल्कुल नगण्य ही मालूम होंगे। उम्र 44 वर्ष, घुंघराले बाल, मांग गढ़ी हुई, हंसमुख, होठों के कोनों में पान का दाग। राह बाट में ऐसे अनगिनत आदमी दिखाई पड़ते हैं, परंतु उसके सामने ही दरी पर जो कुछ घटित हो रहा है, यह देखकर उनके बारे में राय बदल देनी पड़ती है। शुरू में सुरपति अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाता है। चांदी की एक अठन्नी लुढ़कती हुई 3 हाथ के फासले पर रखी सोने की एक अंगूठी के पास जाती है। उसके बाद उस अंगूठी को अपने साथ लेकर त्रिपुरा बाबू के पास लौट आती है। सुरपति इतना अचकचा जाता है कि उसमें तालियां पीटने की सामर्थ्य नहीं रह जाती है। इसके बाद जादूगरी के बहुत से करिश्मे दिखाए जाते हैं। गौतम के ताऊ जादू के तमाशे देखते हुए सिगरेट जलाना चाहते हैं कि सारी तीलियां दिया सलाई के बक्से से नीचे गिर पड़ती हैं। उनको झुकते हुए देखकर त्रिपुरा बाबू कहते हैं, आप उठाने की तकलीफ क्यों कर रहे हैं सर? मुझे दीजिए, उठा देता हूं। इसके बाद तीलियों को दरी के कोने में जमा करके अपने बाएं हाथ में दिया सलाई का डिब्बा लेकर त्रिपुरा बाबू पुकारते हैं, आ तू 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 आ आ आ आ। और तीलियां पालतू बिल्ली कुत्ते की तरह एक एक करके डिब्बे के अंदर आने लगती हैं। उस रात खाना पीना खत्म होने के बाद सुरपति ने त्रिपुरा बाबू को एकांत में पाकर उनसे जान पहचान की। सुरपति में जादूगरी के प्रति लगाव देखकर उन्हें बड़ा ही आश्चर्य लगा। उन्होंने कहा, बंगाली जादू देखते हैं और चले जाते हैं, देखने वालों की तादाद उतनी रहती नहीं। तुम में इसके प्रति दिलचस्पी देखकर सचमुच में हैरान रह गया। इसके 2 दिन बाद सुरपति त्रिपुरा बाबू के घर पर जाता है। उसे मकान कहना ठीक ना होगा। मिर्जापुर स्ट्रीट के एक मेस का टूटा फूटा एक कमरा। अभाव और दरिद्रता की ऐसी शक्ल सुरपति की निगाह में कभी नहीं आई थी। त्रिपुरा बाबू सुरपति से अपनी जीविका के बारे में बताने लगे। जादूगरी दिखाने के लिए वे 50 रुपये बतौर फीस के लेते हैं। महीने में 2 वायने भी मिल जाएं, इसमें संदेह है। कोशिश करते तो और अधिक कमा सकते थे, लेकिन त्रिपुरा बाबू में कोशिश का अभाव है। इतने गुणी व्यक्ति में महत्वाकांक्षा का इतना अभाव हो सकता है,
सुरपति ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। जब उसने इसके बारे में जिक्र किया तो त्रिपुरा बाबू ने कहा, क्या हो सकता है? इस गए गुजरे मुल्क में अच्छी चीज की कौन कद्र करता है? कितने ऐसे आदमी हैं जिनमें सचमुच कला की समझदारी हो। उस दिन विवाह की मजलिस में तुमने जादूगरी की इतनी तारीफ की, लेकिन किसी और से कहीं इतनी तारीफ सुनने को मिली? जैसे ही खबर आई कि पत्तल बिछ गए हैं, सभी मैजिक छोड़कर हड़बड़ाकर पेट पूजा करने चले गए। सुरपति ने अपने कई सगे संबंधियों और मित्रों के यहाँ उनके उत्सवों के मौकों पर त्रिपुरा बाबू के मैजिक का इंतजाम कर दिया था। कुछ तो कृतज्ञतावश और कुछ स्वाभाविक स्नेह के कारण त्रिपुरा बाबू सुरपति को जादू सिखाने को राजी हो गए थे। सुरपति ने जब पैसे की चर्चा की तो उन्होंने तीव्र विरोध प्रकट किया। तुम इस तरह की बातें मत किया करो, उन्होंने कहा था। मेरा एक उत्तराधिकारी तैयार हो गया, यही बड़ी बात है। तुम में जब इतना शौक और उत्साह है तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, पर हाँ, जल्दबाजी मत करो। यह एक साधना है, जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा। अच्छी तरह सीख जाओगे तो तुम्हें एक तरह की सृष्टि की आनंद प्राप्ति होगी। बहुत ज्यादा रुपया पैसा या यश की आशा मत रखो। इतना जरूर है कि तुम्हारी मेरे जैसी बदतर हालत कभी न होगी, क्योंकि तुम में महत्वाकांक्षा है, मुझ में नहीं है। सुरपति ने डरते डरते पूछा, सभी जादू सिखा दीजिएगा ना? अठन्नी और अंगूठी वाला जादू भी सिखा दीजिएगा ना? त्रिपुरा बाबू ने हंसते हुए कहा, एक एक सीढ़ी तय करते हुए आगे बढ़ना होगा। घबराओ मत, लगे रहो। साधना जरूरी है। ये सब प्राचीन काल की वस्तुएं हैं। आदमी के मन में जब वास्तव में शक्ति थी, एकाग्रता थी, तब इन जादुओं का उद्भव हुआ था। मुझे कितनी कठिन साधना करनी पड़ी है जानते हो? त्रिपुरा बाबू से 6 महीने तक जब तालीम मिल चुकी थी, तब एक घटना घटी। एक दिन कॉलेज जाने के रास्ते में सुरपति ने चौरंगी में हर तरफ दीवार और लैंप पोस्ट पर विज्ञापन चिपके हुए देखे, शिफालो द ग्रेट। निकट जाकर जब पढ़ा तो सुरपति की समझ में बात आई। शिफालो इटली का एक नामी जादूगर है। वह कलकत्ते में जादू दिखाने आ रहा है। उसकी सहकारी के रूप में आ रही है मदाम पैल्मो। सुरपति ने न्यू एम्पायर की 1 रुपए वाली गैलरी में बैठकर शिफालो का जादू देखा था। जादूगरी के सभी करिश्मे दिलचस्प और अचंभे में डालने वाले थे। इसके पहले इन जादुओं के संबंध में सुरपति ने पुस्तकों में ही पढ़ा था। आंखों के सामने से साबुत आदमी धुएं में खो जाते हैं। इसके बाद अलादीन के चिराग की बाजीगरी की तरह धुएं की कुंडली से बाहर निकल आते हैं। एक लड़की को लकड़ी की पेटी के अंदर डालकर शिफालो ने आरी से पेटी को 2 टुकड़ों में कर डाला। 5 मिनट के बाद ही वह लड़की एक दूसरी पेटी से मुस्कुराती हुई बाहर निकल आई। उसके शरीर में खरोंच तक न आई थी। उस दिन तालियां पीटते पीटते सुरपति की हथेलियां लाल हो गई थी। शिफालो को देख देख कर उस दिन सुरपति बार बार अचकचा उठता था। वह जितना बड़ा जादूगर है, उतना ही बड़ा अभिनेता। पहनावे के रूप में काला चमकीला सूट है, हाथ में जादू की छड़ी, सिर पर हैट। उस हैट से शिफालो ने जादू के बल पर क्या नहीं किया, क्या नहीं निकाला। एक बार खाली हैट में हाथ डालकर एक खरगोश का कान पकड़कर बाहर निकाला। उसने कुल मिलाकर कान फटफटाया ही था कि कबूतर निकल आया। 1 2 3 4 जादू के कबूतर फड़फड़ाते हुए मंच के चारों तरफ चक्कर काटने लगे। उसी बीच शिफालो ने उसी हैट से चॉकलेट निकालकर दर्शकों के बीच फेंक दिया। इन सारी क्रियाओं के साथ शिफालो के मुंह से अजस्र शब्द धारा झर रही थी। सुरपति ने पुस्तक में पढ़ा था कि इसे पैटर या बड़बड़ाना कहते हैं। यह पैटर ही जादूगरों का मुख्य अवलंब होता है। दर्शक जब पैटर में गोते लगा रहे होते हैं, जादूगर उसी बीच हाथ की सफाई का असली काम निकाल लेते हैं। परंतु मादाम पैल्मो इसका अपवाद थी। उनकी जबान से एक भी शब्द ना निकल पा रहा था। निर्वाक मशीन के पुतले की तरह वह तमाशा दिखा रही थी। फिर वह हाथ की सफाई का मौका कैसे निकालती है? इसका उत्तर सुरपति को बाद में मिला था।
मंच पर इस तरह के जादू दिखाए जा सकते हैं जिनमें हाथ की सफाई की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह के जादू यंत्रों की करामात पर निर्भर करते हैं और यंत्रों को चलाने के लिए मंच के काले पर्दे के पीछे आदमी होते हैं। आदमी को दो हिस्से में काटकर जोड़ देना या धुएं के बीच गायब कर देना कल कब्जों का काम है। तुम्हारे पास पैसे ही तो तुम भी उन कल कब्जों को खरीद कर या बनवा कर ये सब जादू दिखा सकते हो। इतना जरूर है कि जादू को जमाना, दिलचस्प बनाना, साज पोशाक से चित्ताकर्षक बनाकर दिखाना बहादुरी का काम है, एक कला है। सभी इस कला में परिचित नहीं होते, इसीलिए पैसा रहने से ही कोई बड़ा जादूगर हो सकता है, बात ऐसी नहीं है। सभी क्या? सुरपति की स्मृतियों का जाल छिन्न विच्छिन्न हो गया। गाड़ी ज्यों ही एक जबरदस्त झटके के साथ प्लेटफॉर्म से सरकने लगी, जोरों से दरवाजा खोलकर एक आदमी अंदर आया। यह क्या? सुरपति बाधा देने जा रहा था पर ठिठक गया। ये तो त्रिपुरा बाबू हैं, त्रिपुरा चरण मल्लिक। सुरपति को इस तरह के अनुभव और कई बार हो चुके हैं। हो सकता है किसी परिचित व्यक्ति से बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हो रही है। सहसा किसी दिन उसकी याद आती है या उसके बारे में बातचीत चलती है, तभी एक क्षण बीतते न बीतते वह आदमी आकर मौजूद हो जाता है। फिर भी सुरपति को लगा आज के इस आविर्भाव ने जैसे आगे की तमाम घटनाओं को पीछे छोड़ दिया है। सुरपति के मुंह से कुछ क्षणों तक एक शब्द भी न निकला। त्रिपुरा बाबू ने धोती के छोर से ललाट पर छलक आई पसीने की बूंदों को पोंछते हुए हाथ की गठरी को एक कोने में रखा और सुरपति के सामने वाली बेंच पर बैठ गए। उसके बाद सुरपति की ओर ताकते हुए मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें आश्चर्य लग रहा है? किसी तरह थूक निगलकर सुरपति ने कहा, आश्चर्य यानी क्या? क्या मतलब है आपका कहने का कि आप जिंदा हैं? मेरी यह धारणा थी ही नहीं। क्यों? मेरी बीए परीक्षा समाप्त होने के कुछ दिन बाद मैं आपके मेस में गया था। जाने पर देखा ताला लटका हुआ है। मैनेजर ने नाम मैं भूल गया हूँ, कहा कि आप गाड़ी से दबकर। त्रिपुरा बाबू ने एक ठहाका लगाया और उसके बाद कहा, अगर वैसा होता तो आराम ही मिलता, चिंता फिक्र से छुटकारा मिल जाता। सुरपति बोला, दूसरी बात यह है कि कुछ दिन पहले मैं आपके बारे में सोच रहा था। क्या कह रहे हो तुम? त्रिपुरा बाबू के चेहरे पर विषाद की एक छाया आई। मेरे बारे में सोच रहे थे? अब भी मेरे बारे में सोचते हो? सुनकर हैरान हो गया। सुरपति ने दांत से जीभ काटते हुए कहा, यह आप क्या कह रहे हैं त्रिपुरा बाबू? मैं इतनी आसानी से भुला बैठूंगा? मैंने आपसे ही जादू की विद्या सीखी है। आज खास तौर से पुराने दिनों की याद आ रही थी। आज मैं तमाशा दिखाने बाहर जा रहा हूँ। बंगाल से यह पहली बार कहीं बाहर जा रहा हूँ। अब मैं पेशेवर जादूगर हो गया हूँ। आपको यह मालूम है? त्रिपुरा बाबू ने सिर हिलाया। मालूम है, मुझे सब कुछ मालूम है। सब कुछ मालूम होने के कारण ही तुमसे मिलने के लिए आज यहाँ आया हूँ। 12 बरसों के दरमियान तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किस तरह तुम बड़े आदमी बन गए हो, इस स्थिति में आ गए हो, इनमें से किसी बात से मैं अनजान नहीं हूँ। उस दिन मैं न्यू मार्केट में था, तुम्हारे शो के पहले दिन। पीछे की बेंच पर बैठा था। लोगों ने तुम्हारे कला कौशल की कैसी तारीफें की यह देख चुका हूँ। मैं थोड़ा बहुत गौरव का अनुभव कर रहा था, मगर त्रिपुरा बाबू चुप हो गए। सुरपति क्या कहे सोच नहीं सका। वह कहे तो क्या कहे? त्रिपुरा बाबू अगर क्षुब्ध हैं तो उनसे कुछ कहा नहीं जा सकता। सचमुच अगर वे शुरुआत ना कराते तो आज वह इतनी उन्नति नहीं कर सकता था। बदले में सुरपति ने उनके लिए क्या किया है? बल्कि 12 बरसों के दरमियान उसकी यादें धीरे धीरे मलिन होती जा रही हैं। उनके प्रति जो कृतज्ञता का भाव होना चाहिए वह भी कम हो गया है। त्रिपुरा बाबू ने फिर से कहना शुरू किया, तुम्हारी उस दिन की सफलता पर मुझे गर्व हुआ था, लेकिन उसके साथ अफसोस का भाव भी था। जानते हो इसका कारण क्या है? तुमने जिस रास्ते का चुनाव किया है वह असली जादूगर का रास्ता नहीं है। तुम्हारा कारोबार बहुत कुछ लोगों को भुलाने का है। उसमें करिश्मा है, यंत्रों का कौशल है, तुम्हारा अपना कौशल नहीं। तुम्हें मेरा जादू याद है? सुरपति उसे भूला नहीं, लेकिन उसके साथ साथ उसे महसूस होता था कि त्रिपुरा बाबू अपने अच्छे अच्छे जादू सिखाने से कतराते रहते थे। वे कहते, अब भी समय नहीं आया है।
और वह शायद कभी आया ही नहीं। उसके पहले ही शिफालो आ गया और उसके बाद 2 महीने के अंदर ही त्रिपुरा बाबू लापता हो गए। उस दिन मैस जाने पर त्रिपुरा बाबू जब नहीं मिले तो सुरपति को थोड़ा दुख हुआ था, लेकिन यह क्षण स्थायी था, क्योंकि उस समय उसके मन पर शिफालो का बहुत कुछ छाया हुआ था। शिफालो के स्थान पर अपनी कल्पना कर वह सपनों का जाल बुनता रहता था। वह देश देश में जादू दिखाकर पैसे कमाएगा, नाम कमाएगा, लोगों के बीच बांटेगा, लोगों से तालियां मिलेंगी, शाबाशी मिलेगी। त्रिपुरा बाबू खिड़की से बाहर की ओर ताक रहे हैं। सुरपति ने उन्हें गौर से देखा। सचमुच वे बदतर हालत में मालूम होते थे। सिर के करीब करीब सभी बाल पक चुके हैं, गालों पर झुर्रियां पड़ गई हैं, आंखें आंखें कोटर में धंस गई हैं, लेकिन आंखों में क्या मलिनता आई है, ऐसा तो नहीं लग रहा है। आश्चर्य की बात है, उनकी आंखों में तो तीक्ष्णता है। त्रिपुरा बाबू ने एक लंबी सांस लेकर कहा, जानता हूं कि तुमने इस रास्ते का चुनाव क्यों किया है। मैं जानता हूं तुम्हें इस पर विश्वास है और इसके लिए हो सकता है मैं ही थोड़ा बहुत जिम्मेदार हूं कि निखालिस चीज की कद्र नहीं होती। मंच पर जादू चल सके इसके लिए थोड़ी चटक चाहिए, तड़क भड़क चाहिए, है ना यह बात? सुरपति ने इनकार नहीं किया। शिफालो के देखने के बाद में ही उसने यह धारणा बना ली थी। लेकिन तड़क भड़क का अर्थ क्या बुरा होना होता है? आजकल समय बदल गया है। विवाह की मजलिस में दरी पर बैठकर तुम कितना कमा लोगे या कौन तुम्हारा नाम ही जानेगा। त्रिपुरा बाबू की हालत वह अपनी आंखों से देख चुका है। निखालस जादू दिखाकर आदमी का पेट भी ना भरे तो फिर उस जादू की सार्थकता ही क्या है? सुरपति ने त्रिपुरा बाबू को शेफालो के बारे में बताया, जिस चीज को देखकर हजारों दर्शकों को आनंद मिलता है, जिसकी वे तारीफ करते हैं, उसकी क्या कोई सार्थकता नहीं? निखालस जादू के प्रति सुरपति में अश्रद्धा का भाव नहीं है, लेकिन उस रास्ते से जाने पर भविष्य का दरवाजा बंद मिलता है। यही वजह है कि सुरपति ने इस रास्ते का चुनाव किया है। त्रिपुरा बाबू एकाएक उत्तेजित हो उठे। अपने पैरों को बेंच पर मोड़ कर वे सुरपति की ओर झुक गए। सुनो सुरपति, अगर तुम सचमुच समझ पाते कि असली जादू क्या है तो तुम नकली के पीछे दौड़ न लगाते। हाथ की सफाई उसका एक अंग मात्र है, उसके भी कितने भेद उपभेद हैं, उसकी कोई सीमा नहीं। योग की क्रियाओं की तरह उन हाथों की सफाइयों के लिए महीने पर महीना और वर्ष पर वर्ष बिताना पड़ता है, तब अभ्यास सधता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ है। हिप्नोटिज्म। सिर्फ आंखों की ताकत के बल पर तुम आदमी को पूरे तौर पर अपने अधीन कर पाओगे। इस तरह वश में करोगे कि वह तुम्हारे हाथ का पुतला हो जाएगा। उसके बाद है क्लेयरवेंस या टेलीपैथी या थॉट रीडिंग। दूसरे के चिंतन के जगत में तुम बेरोक टोक विचरण कर पाओगे। किसी व्यक्ति की नाड़ी टटोलते ही बता दोगे कि वह क्या सोच रहा है। उसी तरह की तालीम मिल जाएगी तो छूने की भी जरूरत न पड़ेगी। सिर्फ 1 मिनट तक उसकी आंखों में झांकने से ही उनके मन की बातें, पेट की बातें, सब कुछ जान लोगे। यह सब क्या कोई कम जादू है? दुनिया के तमाम श्रेष्ठ जादुओं के मूल में ये सब चीजें हैं। इसमें कल कब्जों का कोई काम नहीं है, सिर्फ साधना, निष्ठा और एकाग्रता है। त्रिपुरा बाबू सांस लेने के लिए रुके। ट्रेन की आवाज के कारण उन्हें जोर जोर से बोलना पड़ रहा था। शायद इसकी वजह से वे ज्यादा थक गए थे। अब वे सुरपति की ओर और भी बढ़ाए और कहा, मैं तुम्हें यह सब चीज सिखाना चाहता था, लेकिन तुमने परवाह नहीं की। तुम धीरज नहीं रख सके। एक विदेशी बुजुर्ग की तड़क भड़क और टीम टाम ने तुम्हारा दिमाग बदल दिया। जिस रास्ते में तुरंत अर्थ की प्राप्ति होने लगे, असली रास्ते को छोड़कर तुम उस रास्ते पर चले गए। सुरपति के होठ सिल गए थे। वह सच्चाई के साथ किसी भी अभियोग का प्रतिकार नहीं कर सकता। त्रिपुरा बाबू ने सुरपति के कंधे पर हाथ रखा और अपनी आवाज को धीमा करके कहा, मैं तुमसे एक अनुरोध करने आया हूं सुरपति। कह नहीं सकता मुझे देखकर तुम क्या समझ रहे हो या नहीं, मेरी हालत कितनी बुरी है। इतनी तरह का जादू जानता हूं, लेकिन रुपया पैदा करने के जादू से मैं आज भी अनजान रह गया। महत्वाकांक्षा का अभाव ही मेरे लिए काल साबित हुआ।
वरना मुझे रोटी की फिक्र क्यों करनी पड़ती। अभी मैं लाचार होकर ही तुम्हारे पास आया हूं सुरपति। मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा हूं, इसकी ना मुझ में ताकत है और ना अब मेरी वह उम्र ही है। लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि इस बुरे वक्त में तुम मुझे थोड़ा सा सैक्रिफाइस कर मदद करोगे। बस, इसके बाद तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। सुरपति का कलेजा धड़कने लगा। त्रिपुरा बाबू किस तरह की मदद चाह रहे हैं? त्रिपुरा बाबू ने कहना जारी रखा। हो सकता है यह योजना तुम्हारे लिए कुछ कठिन प्रतीत हो, मगर इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मुश्किल की बात यह है कि मुझे केवल रुपए की ही जरूरत नहीं है। बुढ़ापे में एक नया शौक पैदा हो गया है। बहुत बड़े मजमे में एक बार अपने तमाम श्रेष्ठ खेलों को एक बार दिखाने की इच्छा हो रही है। हो सकता है यही पहला और अंतिम भी हो, मगर इस शौक को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूं सुरपति। एक अज्ञात आशंका से सुरपति की छाती धड़कने लगी। त्रिपुरा बाबू ने अब अपना असली प्रस्ताव रखा। लखनऊ में तुम्हारे जादू प्रदर्शन की व्यवस्था की गई है, तुम वहीं जा रहे हो। मान लो आखिरी वक्त में तुम बीमार हो जाते हो, दर्शकों को बिल्कुल निराश करके लौटा देने की बजाय अगर तुम्हारे स्थान पर कोई। सिरपुती चिहुक उठा। त्रिपुरा बाबू ये क्या कह रहे हैं? सचमुच यह आदमी टूट चुका है, अन्यथा ये इस तरह का प्रस्ताव रखते ही क्यों? सुरपति चुप्पी साधे है। यह देखकर त्रिपुरा बाबू ने कहा, अनिवार्य कारणों से तुम्हारे गुरु तुम्हारी जगह पर जादू दिखाएंगे। इस तरह की सूचना तुम प्रचारित कर देना। इससे क्या लोग काफी निराशा का अनुभव करेंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। मुझे पूर्ण विश्वास है लोगों को मेरा जादू अच्छा ही लगेगा। फिर भी मैं प्रस्ताव रखता हूँ, पहले दिन तुम्हें जितना पैसा मिलना चाहिए उसका आधा तुम्हें मिलेगा ही। उसमें हिस्से के तौर पर मुझे जितना मिलेगा उससे ही मेरा काम चल जाएगा। उसके बाद तुम जिस ढर्रे पर चल रहे हो उसी पर चलना। मैं फिर तुम्हें तंग करने नहीं आऊंगा। तुम्हें केवल एक दिन का मौका देना है सुरपति। असंभव। सुरपति का माथा गर्म हो गया। असंभव? आप जो कुछ कह रहे हैं खुद भी उसे समझ नहीं रहे हैं त्रिपुरा बाबू। बंगाल के बाहर मेरी यह पहली प्रदर्शनी होने जा रही है। लखनऊ के शो पर कितना कुछ निर्भर कर रहा है, आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं। अपने कैरियर के आरंभ में ही मैं झूठ का सहारा लूं? आप ऐसी बातें कैसे सोच रहे हैं? त्रिपुरा बाबू कुछ देर तक सुरपति की ओर ताकते रह गए। उसके बाद ट्रेन की आवाज को चीरती हुई उनकी दृढ़ और संयत आवाज तैरने लगी। अटन्नी और अंगूठी के उस जादू पर तुम्हें अब तक लोभ है? सुरपति चौंक पड़ा, लेकिन त्रिपुरा बाबू की दृष्टि में कोई परिवर्तन नहीं आया। क्यों? त्रिपुरा बाबू ने मीठी हंसी हंसकर कहा, अगर तुम मेरे प्रस्ताव से सहमत हो जाते हो तो मैं तुम्हें वह जादू सिखा दूंगा। अगर अभी वादा करते हो तो अभी सिखा सकता हूं, और अगर तुम वादा नहीं करते हो तो। कर्कश सीटी बजाती हुई हावड़े की तरफ जाने वाली एक ट्रेन सुरपति वगैरह की ट्रेन की बगल से होती हुई गुजर गई। उसके डिब्बों की रोशनी में त्रिपुरा बाबू की आंखें जलती हुई दिखीं। रोशनी और आवाज जब खो गई तो सुरपति ने कहा, और अगर राजी ना हूं तो? फिर उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा सुरपति। एक बात जान लो, मैं अगर दर्शकों के बीच मौजूद रहूं और मेरा मन चाहे तो मैं किसी भी जादूगर को अपदस्थ कर सकता हूं, उसे परेशानी में डाल सकता हूं, यहां तक कि उसे निकम्मा बना दे सकता हूं। त्रिपुरा बाबू ने अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकालकर सुरपति की ओर बढ़ाया। लो, अपने हाथ की सफाई दिखाओ। कोई कठिन नहीं, बल्कि पहली सफाई। एक ही बार की फेंट में पीछे के गुलाम को इस तिग्गी पर ले आओ। सुरपति जब 16 बरस का था उसने आईने के सामने खड़े होकर 1 सप्ताह तक इसका अभ्यास किया था और पूरी तरह से सीख लिया था। और आज सुरपति ने अपने हाथ में ताश उठाया और पाया कि उसकी उंगलियां अवश होती जा रही हैं। न केवल उसकी उंगलियां बल्कि उंगलियों के साथ साथ नाड़ी, कोहनी, पूरा हाथ। धुंधलाती आंखों से सुरपति ने देखा कि त्रिपुरा बाबू के होंठों के कोनों में एक अजीब ही तरह की हंसी है और वे अमानवीय तीक्ष्ण दृष्टि से सुरपति की आंखों में झांक रहे हैं। सुरपति का माथा पसीने से भीग गया। पूरे जिस्म में उसे एक थरथराहट का एहसास हुआ।
अब मेरी सामर्थ्य समझ में आई? सुरपति के हाथों से ताश का पैकेट अपने आप बेंच पर गिर पड़ा। त्रिपुरा बाबू ने ताश की पत्तियों को सहेज कर गंभीर स्वर में कहा, तैयार हो? सुरपति की जड़ता और सुस्ती का भाव दूर हो चुका था। उसने थके और धीमे स्वर में कहा, वह जादू सिखा दीजिएगा ना? अपने दाहिने हाथ की तर्जनी को सुरपति की नाक के सामने ले जाकर त्रिपुरा बाबू ने कहा, लखनऊ के प्रथम शो में तुम्हारी अस्वस्थता के कारण तुम्हारे स्थान पर तुम्हारे गुरु त्रिपुरा चरण मल्लिक अपनी जादूगरी दिखाएंगे। यह तुम्हें स्वीकार है ना? हाँ, स्वीकार है। तुम्हें जो पैसे मिलेंगे उसका आधा हिस्सा मुझे दोगे। इस बात पर तैयार हो ना? ठीक है, फिर आओ। सुरपति ने अपनी जेब टटोल कर एक अठन्नी और उंगली से प्रबाल जड़ी अंगूठी निकाली और उन्हें त्रिपुरा बाबू के हाथों में थमा दिया। वर्धमान में जब गाड़ी थमी, अनिल चाय लेकर अपने बॉस के डिब्बे के सामने आया और उन्हें नींद की बाहों में ऊँघते पाया। कुछ झिझक के साथ अनिल ने धीमे स्वर में सर कहकर पुकारा और सुरपति तड़फड़ा कर उठ बैठा। क्या क्या बात है? आपके लिए चाय ले आया हूं सर। आपको डिस्टर्ब किया? अन्यथा न सोचेंगे। मगर सुरपति इधर उधर ताकने लगा। उसकी आंखों में वहशीपन की छाया तैर रही थी। क्या हुआ सर? त्रिपुरा बाबू? त्रिपुरा बाबू? अनिल हतप्रभ हो उठा। नहीं नहीं, वे तो 51 में ही बस से दबकर। मगर मेरी अंगूठी कहाँ है? कौन सी अंगूठी सर? मूंगा तो आपके हाथ में ही है। हाँ हाँ, और सुरपति ने जेब में हाथ डालकर एक अठन्नी निकाली। अनिल ने देखा सुरपति का हाथ थरथरा रहा है। अनिल, अंदर आओ जल्दी से। खिड़कियों को बंद कर दो। हाँ, एक बार देख जाओ। सुरपति ने बेंच के एक छोर पर अंगूठी और दूसरे पर अठन्नी रखी। उसके बाद इष्ट नाम का जाप कर और नियति पर विश्वास रखकर सपने में मिले कौशल का प्रयोग किया। अपनी दृष्टि को एकाग्र कर अंगूठी पर टिका दी। वह अठन्नी एक वशीभूत बालक की तरह लुढ़कती हुई अंगूठी के पास चली गई और उसे अपने साथ लिए सुरपति की ओर लुढ़कती हुई चली आई। सुरपति हाथ की अजीब सफाई कहकर अगर चाय की प्याली अनिल के हाथों से लेकर थाम न लेता तो वह अनिल के हाथ से नीचे गिर जाती। लखनऊ की जादू प्रदर्शनी में जब पहले दिन पर्दा उठा, सुरपति मंडल ने उपस्थित दर्शकों के सामने खड़े होकर जादू विद्या के शिक्षक स्वर्गीय त्रिपुरा चरण मल्लिक के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज प्रदर्शनी का अंतिम खेल है। सुरपति ने निखाले स्वदेशी जादू कहकर जिसका ब्यौरा दिया वह है अंगूठी और अठन्नी का खेल।